सुमन को नहीं बता सका था कि वो क्या कुछ गुजर गया था उस पर उस लम्हे। जानता था उस लड़की को बिल्कुल परवाह नहीं, तो क्या फ़ायदा उसे बताने का। अपना दुख दर्द किसके साथ शेयर करे। अब तो ऐसा कोई भी ना था उसके पास। वो उस लम्हे से निकलता सामने देखने लगा जहाँ वो औरत बैठी थी। उसने उसे वो याद करवा दिया था जिसे वो भूल जाना चाहता था इतने दिनों से। आप यहाँ? अजलान शाह हैरान हुआ उन्हें वहाँ देखकर। वो साकित सा उन्हें देखता रहा। जो आप चाहती थी वो दे तो दिया मैंने आपको, फिर क्या लेने आई हैं मुझसे? वो बेनियाजी से बोला। मुझसे माँ कहने का हक छीन कर दिया तो फिर क्या दिया अजलान मेरे बच्चे? वो तड़प कर बोली। खुदारा मुझे बेटा ना कहा करे, कहा था ना मैंने आपसे। उस दिन ये ताल्लुक खत्म कर दिया था। अब उस ताल्लुक का कोई हवाला ना दें तो बेहतर होगा। मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, मेहरबानी होगी चली जाए यहाँ से। वो नहीं जा रही थी तो उसने सोचा क्यों ना खुद ही चला जाए, इसलिए वो जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और बोली, अजलान बख्त आलम शाह, अजलान बख्त आलम शाह, तुम उसी आलम शाह के बेटे हो जिसने ना सिर्फ मेरी बहन को सहारा दिया बल्कि वक्त पड़ने पर मुझे भी पनाह दी। जिस शख्स की रहमदिली की कोई इंतहा न थी, आज एक अरसे बाद वो मुकम्मल उसका नाम लेती, उसके बाप का हवाला देकर उससे रहम तलब करने आई थी। तो क्या कहना चाहती हैं आप? बाप के नाम पर दिल में एक हूक सी उठी थी दर्द की, इसलिए सख्ती और बेनियाजी उसके लहजे से मफकूद हो गई। नरमी से पूछने लगा था वो, एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। वो दुख से हाथ जोड़कर बोली। वो उन्हें देख रहा था चुपती नजरों से, पर बोला कुछ नहीं। वो थूक निगलते बोली, मेरी बेटी निदा के शोहर को रिहाई दिलवा दो, मेरी बेटी का घर खराब ना हो, इतना एहसान कर दो मुझ पर, हमें माफ कर दो। अफसोस और ताज्जुब से वो उन्हें देखता रह गया कि आज भी सिर्फ वो अपने मतलब के लिए आई हैं। उसके रूबरू हुई थी तो सिर्फ अपने मतलब, अपनी औलाद के लिए, वरना उनको कोई खास परवाह नहीं थी। कितनी खुदगर्ज थी ना वो। उसके बाप का हवाला देकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी बेटी के शोहर का गुनाह माफ़ कर दे। शायद वो भूल गई थी कि अजलान बख्त आलम उस फेज से निकल आया था। कभी नहीं, रियाज को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये मेरा एहसान माने कि आपकी बेटी मेरे बच्चे की कातिल है और मैंने छोड़ दिया मामला अल्लाह पर, क्योंकि बेटियों के लिए जेल अच्छी जगह नहीं, वरना सज़ा की हकदार तो वो भी थी। अजलान ने सख्त लहजे में कहा था। बची खुची खुशफहमी भी दूर हो चुकी थी उनकी। उस औरत को ज़रा सी उसकी परवाह हो नहीं, वो तो आज भी अपने मतलब के लिए चली आई थी। अजलान बेटे, वो बोली एक और कोशिश के तौर पर, उस दिन साफ कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ आपसे, मुझे बेटा मत कहिएगा। ना आप मेरी माँ थीं और ना है। निदा को आपकी ज़रूरत है, जाकर सहारा दें उसे। मेरे हिस्से के दुख और गम, उनकी सज़ा में मैं खुद भुगत रहा हूँ और भुगतता भी रहूँगा। जा सकती हैं अब आप। वो शिद्दत से बोलता वापस जाने के लिए कदम बढ़ा गया। सुमन हैरत से सुन रही थी ये सब। वो उसके पास से होता गुजर गया था ऊपर। पहली दफ़ा उस मगरूर शख्स की आंखों में गरूर की जगह दुख ही दुख भरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। महानूर, आर यू ओके? फरदीन ने कहा। तुमने मुझे क्यों बचाया? कौन हो तुम आखिर? फिल्मी हीरो या कुछ और? वो तड़प कर बोली। हमेशा तुम्हारे आस पास रहा महानूर, यूनिवर्सिटी के दौर में भी। तुम मुझे क्यों नहीं पहचान सकी? अजीब लहजे में बोला था वो हैरत से उसे देखने लगी। अरमान मलिक? जेरे लब कहा महानूर ने, क्योंकि अरमान की झलक भी आई गौर करने पर। वही जो उसकी यूनिवर्सिटी में नया आया था, जहाँ उसे देखता रुक जाता, पैरों तकता रहता, पर मुंह से कहता कुछ ना। महानूर को वो अजीब साइको लगा था। कैसे आ गई तुम इस गलीज दुनिया में? तुम तो सादा सी लड़की हुआ करती थी, क्यों छोड़ दी तुमने शाहों की हवेली? तुम वहीं ठीक थी। दर्द से चूर लहजे में कहा। बस एक शराब से टकरा गई और फना हो गई। वो दुख से बोली थी उस लम्हे। दोनों अपने दुख में जूझ रहे थे उस लम्हे। बहरहाल तुमको पाकिस्तान भेजना मेरा पहला काम होगा जो मुझे पूरा करना है, फरदीन ने कहा। किसके पास जाऊंगी? अब मेरा कोई नहीं है, महानूर तड़प कर बोली। फिक्र मत करो, इस जहन्नुम से निकलो, फिर आगे तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हो सका करेंगे। हमारे मिशन के चीफ को अब तक बताया नहीं मैंने तुम्हें बाजियाब करवा लिया है। फरदीन ने फिक्र से अपनी परेशानी बताई। चीफ कौन? महानूर ने पूछा। तुम इन बातों को छोड़ो, अब बस पुरसकून हो जाओ, तुम इस सब से दूर चली जाओगी। फरदीन ने तसल्ली दी थी उसे उस लम्हे। शुक्रिया, पर फरदीन बट या अरमान मलिक कहूँ तुम्हें, आखिर कौन हो तुम? वो बोली तो उसे देखते हुए। वो सोच रही थी उस लम्हे अपने रब का शुक्र अदा करे जिसने उसकी मदद के लिए उस शख्स को भेजा। दोनों मत कहो, क्योंकि ये दोनों मेरी पहचान नहीं, वो बोला था।
फिर तुम रहने दो, पहले तुम्हारा पाकिस्तान जाना ज़रूरी है जिसका इंतज़ाम करना है, इसलिए वो बोल रहा था। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि अचानक उसने उसके गले में पड़े हार की तरफ देखा जो अजीब लुक्स दे रहा था। वो एक एजेंट था जो हर चीज़ को शक से देखने का आदी था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ये क्या है? ये तो मुझे सुल्तान ने पहनाया। महानूर ने कहा, कब? वो हैरत से बोला, जिस दिन टैटू बनाया था मेरे जिस्म पर, उस दिन। महानूर ने कुर्ब वाला लम्हा सोचते हुए बताया। क्यों, क्या हुआ? वो हैरत से बोली। वो बगौर देखने लगा उस पेंडेंट को। उसका प्रिंट अजीब सा था। उसके आसपास मोबाइल लेकर वो चेक करने लगा। इसे उतारो, मुझे ये कोई सेंसर वगैरह लग रहा है जिसके ज़रिए तुम तक पहुंचा जा सके। अभी इसे अपने गले से उतारो, जल्दी। वो दोनों उसे उतारने की कोशिश करने लगे। काफ़ी अजीब मटेरियल का बना हुआ था। वो खुलने का नाम ही ना ले रहा था और इस तरह गले से जुड़ा था कि उसे ज़्यादा ज़ोर से खींचने पर उसके गले की स्किन को ज़ख्मी कर दे। पर महानूर ने सबसे बेपरवाह होकर कहा, प्लीज़ मेरी परवाह मत करो और इसे निकालो कुछ भी करके। उसी लम्हे दरवाज़ा नॉक हुआ। पहले देखो कौन है। कौन? फरदीन खान ने कहा। सर, रूम सर्विस। बेफिक्र होकर उसने दरवाज़ा खोला। उसी लम्हे वेटर की लाश उसके कदमों में आ गिरी। वो 2 कदम पीछे हुआ। सुल्तान के आदमियों ने उसे धक्का देकर एक गोली उसकी टांग पर मारी। वो लड़खड़ाता पीछे गया था। साथ ही महानूर की चीख निकली। सुल्तान ने उसे बाजू से दबोचा और उसके होंठों पर हाथ रख गया। किसी और के लिए चीखने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। तुम्हारी चीखें निकलेंगी ज़रूर, सिर्फ तुम्हारे अपने करतूतों पर। ये सुल्तान का वादा है और पूरा मौका दूंगा चीखने का, पर फिलहाल नहीं। धोखेबाज की कोई माफ़ी नहीं सुल्तान की डिक्शनरी में। वो शिद्दत से कहता उसकी सांस लेना दुश्वार कर गया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। फरदीन की दूसरी टांग पर भी गोली मार दी थी सुल्तान के आदमी ने। महानूर की आंखें भीगने लगी थी शिद्दत गम से। वो उसका हाथ होंठों से हटाकर हाथ जोड़कर बोली, फरदीन को नहीं मारो, इसे छोड़ दो प्लीज़। वो मुल्क के जांबाज को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। ऐसे लोगों की तो इस मुल्क को ज़रूरत थी। सुल्तान का गुस्सा अरूज पर पहुंचा। इसे बचाने के चक्कर में तुम अपने लिए और ज़्यादा अजियत खरीद रही हो। उसका चेहरा दबोच कर वो बोला। मार दें इसे बॉस? खास मुलाजिम ने पूछा। नहीं, सुल्तान कतियत से बोला महानूर को देखते हुए। फिर? ये काम मैं और जालिम हसीना मिलकर करेंगे। क्यों? सुल्तान ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उस वक्त महानूर को जहर लगा था ये चेहरा। वाकई वो जालिम था। वो मलका और एंजल के रुतबे से फारिग करके उसे जालिम हसीना बोला था। वो महानूर को मुकम्मल अपने शिकंजे में इस तरह थामे हुए था। फिर उसके हाथ में गन थमाकर कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर गया। निशाना अब फरदीन पर था। महानूर की जान लबों पर आई। सुल्तान उसी के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर गया था फरदीन को। वो चीखने चिल्लाने लगी जब वो उसके हाथों में थमी गन पर उसका ट्रिगर पर उंगली जमाता। हाथ का अंदाज और सारी गोलियां फरदीन के सीने में उतार गया था उसके हाथ से। महानूर की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। ऐसा लगा दिल बंद हो जाएगा। वलीद शाह को खोने के बाद ये दूसरा शख्स था जिसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थीं कि वो उससे मोहब्बत करता है, जुनून की हद तक। तभी सुल्तान जैसे शैतान से दुश्मनी कर गया और वो तो मर गया, पर महानूर को गहरा जख्म दे गया, उसकी रूह को जख्मी कर गया। फरदीन उसको देखता रहा जब गोलियां उसके सीने पे चल रही थीं। उसके चेहरे पर कितना इत्मीनान था। शायद उसके हाथों मौत भी उसे सरूर बख्श रही थी। आखिरी उखड़ती सांसों में वो कलमा पढ़कर शहीद के रुतबे पर फाइज हुआ। ये शख्स अपने ये शख्स तो अपने कैफरे कुर्दार को पहुंचा। अब अपनी खैर मनाओ तुम कातिल हसीना, तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला सुल्तान। ये वादा है सुल्तान का, हर रोज़ मौत मांगोगी अपने लिए, पर मौत के लिए तरसती रह जाओगी। सुल्तान ने मगरूर लहजे में कहा। फरदीन को मौत के घाट उतार कर गन उसके हाथ से लेकर वो खिड़की की तरफ आ गया था। सुल्तान कमरे के बीचों बीच फरदीन की लाश पड़ी थी। वो शिद्दत गम से बैठती चली गई। वो ज़मीन पर सर रखकर शिद्दत से रो दी, बुरी तरह अपने शिकस्ता वजूद को लिए ज़ेरे लब बोली, या अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तबाह हो गई। इस शख्स को नहीं मरना चाहिए था, ऐसे नहीं मरना चाहिए था। मेरी माफ़ी नहीं सुनी गई। अब ताउम्र इस गलीज़ शख्स की दहशत और जुल्म के साए में रहना है मुझे। शायद यही मेरे लिए तूने सज़ा मुंतखब की है। वो तड़प कर शिद्दत से रोती
जमीन पर सर पटक रही थी। अपने दामन पर किसी खून का इल्जाम लेकर जीना कहाँ आसान था। वो अल्लाह से शिकवा करती शिद्दत से रो रही थी। उसी लम्हे सुल्तान उसे बाजू से दबोचता घसीटता वाले जा रहा था। वो बेजान मूर्ति की तरह घिसटती चली गई। हाँ, वो अंदर ही अंदर मरने लगी थी। अजलान शाह परेशान सा बैठा था अपने रूम में। फरदीन और बाकी एजेंट से राब्ते टूट चुके थे। इसी लम्हे कॉल आई उसके मोबाइल पर। उसने जल्दी से नंबर देखकर उठाया। एक ही सांस में उसने पूछा, महानूर मिली वलीद शाह? फरदीन से राब्ता हुआ। एक तड़प थी उसके लहजे में। उसे जो करना था वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे एनओसी नहीं मिल रही थी। बाहर मुल्क नहीं जा पा रहा था वो। मजबूरन उसे वलीद शाह की मदद लेना पड़ी और उसे कहा कि उसकी जगह वो जाए और खुद सेफ्टी से महानूर को लाना था। अजलान शाह, वो आदमी मरा पड़ा है जिससे तुमने मिलने को कहा था होटल में। एक वेटर की भी लाश मिली है यहाँ। महानूर का कुछ पता नहीं, वलीद शाह ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसने कहाँ कभी इस तरह खून में लथपथ किसी लाश को देखा था। वो एक साथ दो लाशें, उसका घबराना भी जायज़ था। शिट, जल्दी से चेक करो उसके पास कुछ मिला, ऐसा कुछ जिसमें से उसने कोई हिंट दिया हो। अजलान शाह ने जल्दी से कहा। कपड़ों में या ग्लासेस के पास कैमरा लगी होगी, कुछ रिकॉर्ड हुआ हो शायद, प्लीज़ चेक करो जल्दी। वो फिक्र से बोला। कुछ नहीं है ऐसा यहाँ। इसके पास जो सामान था उसे बुरे तरीके से तोड़ा गया है अजलान। वलीद ने पास पड़े मोबाइल सिम, घड़ी वगैरह सब को टूटा पाया। टूटा मोबाइल, घड़ी उठा लो और जल्दी निकलो उस होटल से, इससे पहले कि तुम ना फंस जाओ इस सब में। अजलान शाह ने फिक्र से कहा वलीद को। मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, अब क्या करूँ? वलीद ने उसका हुक्म माना और अर्जेंट एग्जिट से बाहर निकला था होटल के। वेट, मैं कॉल करता हूँ, सब्र करो, बताता हूँ कि क्या करना है। अजलान शाह ने कहकर कॉल काटी। उसे बहुत शदीद अपनी बेबसी पर गुस्सा आया कि उसने टेबल पर मुक्का मारा और उसके टूटने से उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हुआ था। वो रूम से बाहर आया, हाथ जख्मी था। हाथ से बहते खून का दर्द इतना नहीं था जितना उसके अंदर जागा था। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाता अपना जख्म साफ करने लगा। सही मायनों में उसके चक्के छूट गए, क्योंकि उल्टे हाथ से सीधे हाथ के जख्म को साफ करना करीब नामुमकिन था। अब उसे परेशानी हो रही थी और जल्दी भी थी कहीं जाने की। वो बमुश्किल कांच निकालने की जिदोजहद में मसरूफ था कि उसी लम्हे सुमन उसके रूबरू आ बैठी। लाइन दे, मैं साफ कर देती हूँ इसे, वो मध्यम लहजे में बोली थी। नरमी से जख्म साफ करती, कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकालती। अजलान शाह को बिल्कुल वो अपनी अपनी सी लगी। फिलहाल तो पट्टी कर देती हूँ, पर मेरा ख्याल है डॉक्टर को दिखा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि जख्म बढ़ जाए और तकलीफ भी। सुमन एक बार फिर नरमी से बोली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे जल्दी में जाना है कहीं, बस पट्टी कर दो, यही मेहरबानी होगी तुम्हारी। वो भी नरमी से बोला। और ये पहली दफ़ा था कि दोनों के बीच नर्म लहजे का तबादला हुआ था, दोनों तरफ से। थैंक यू, अजलान बोला जब वो पट्टी कर चुकी थी। सुमन तो वेलकम भी ना बोल सकी उसे। वो दर्द की टैबलेट खाता बोला, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इतना कहता वो निकल गया था घर से बाहर और वो उसे जाता देखती रह गई। मेंशन में लाने के बाद वो उसे अपने कमरे में ज़मीन पर फेंक कर बोला, ये औकात है तुम्हारी, यहीं पर बैठी रहना तुम अब। महानूर वाकई पिछले 2 घंटे से ज़मीन पर घुटनों में सर दिए मुसलसल रो रही थी। वो मुसलसल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। साथ साथ जब भी गुस्सा आता अपने पाँव में पहने कीमती जूते से उसे ठोकर मारना ना भूलता। महानूर को इस तरह की ठोकरें बहुत तकलीफ दे रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो एक ही बार में उसे बुरी तरह नहीं, इतनी बुरी तरह मारे कि उसका वजूद लहूलुहान हो जाए, वो बेहोश होकर इस अजियत की दुनिया से कुछ वक्त के लिए ही कट जाए। पर शायद सुल्तान भी उसकी ये बात समझ गया था, इसलिए वो सब नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो बेहोश होकर तकलीफ से हट जाए, बल्कि वो नूर को बूंद बूंद जहर की तरह अजियत उसकी रगों में उतार कर दुख, दर्द और तकलीफ देना चाहता था। महानूर को अंदाज़ा था कि किस कदर जालिम और बेरहम था वो शख्स। उसके इंतकाम का अंदाज भी तो वैसा ही खतरनाक ही था ना, जिसका महानूर को अंदाज़ा हो रहा था। इसलिए सिसक सिसक कर खुद को मजबूत कर रही थी, सब बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता ना था। कोई अपना नहीं रहा था उसका जो उसे आकर बचाता। कुछ देर के बाद उसने जलीना को आने का हुक्म दिया। 2 मिनट के अंदर ही जलीना उसके रूम में आई थी। जलीना, इसे रेडी करके मेरे रेड रूम में बिठाओ। सुल्तान ने जलीना को हुक्म दिया और महानूर को उसकी तरफ फेंका, जिसको पकड़ने की गलती नहीं की थी उसने,
क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता था। वो सीधी जलीना के कदमों में जा गिरी। जलीना को शदीद अजियत महसूस हुई, पर वो चाहकर भी उसे उठाने की गलती नहीं कर सकती थी जब तक सुल्तान हुक्म न दे। जी सर। जलीना नज़रें झुकाए बोली। वो जानती थी रेड रूम में दी गई अजियतें खतरनाक होती हैं। यूं सुल्तान जब रेड रूम में अपने नफ्स को सुकून देता था तो फिर मरहम रख देता था उस लड़की पर जो उसके नफ्स की तस्कीन का काम करती। पर यहाँ तो किस्सा ही अलग था। महानूर उसकी नफ़रत थी और नफ़रत में वो रेड रूम में किस तरह की अजियतें देगा, ये सोच कर ही जलीना की रूह कांप रही थी अंदर से। काश किसी तरह बचा सकती वो उस मासूम को। सर वो मुझे ठीक नहीं लग रही मलका, जलीना ने बेसाख्ता कहा और जुबान दांतों तले दबाई। सॉरी सर, डर के मारे उसने कहा। महानूर ने सर आहिस्ता से उठाया। ये सुल्तान की मलका नहीं रही, आइंदा कहने की गलती मत करना जलीना। उसका अंदाज शिद्दत लिए हुए था। जी सर, वो मुअद्दब अंदाज में बोली। उसकी तबीयत की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम मेरी ज़रूरत पूरी करना है। जब तक अगली मलका नहीं आ जाती सुल्तान की, इसकी हैसियत मेरे मेंशन में मुलाजमा से भी बदतर दिखनी चाहिए। कल सुबह के बाद इस पर किसी किस्म का रहम करते कोई मुझे नज़र आया ना, तो सुल्तान का कहर आएगा उस पर। वो नफ़रत आमेज़ लहजे में बोला। जी सर, वो हनूस झुकी नज़रों से बोली। महानूर से नज़रें चुराते हुए, ले जाओ इस कचरे के ढेर को। वो जो उठने लगी थी, बेइज्जती ज़ब्त से बर्दाश्त करते हुए सुल्तान ने उसे एक बार फिर ठोकर मारी थी और वो दोबारा जलीना के कदमों में जा गिरी। जलीना तड़प उठी थी औरत की इस तौहीन पर वो मजबूर थी कुछ भी करने से कासिर। जलीना को अंदाज़ा हो रहा था कि सुल्तान के अंदर नफ़रत थी महानूर के लिए और जलीना का दिल रो रहा था अंदर ही अंदर। मैंने आपसे कहा था कि मुझे फ़ौरन जाना है, एनओसी दे दें मेरी। वो डीआईजी साहब के रूबरू बैठा बोला। लहजे में शदीद गुस्से के आसार थे। अपने एक एजेंट के मरने की तस्दीक हुई थी अब तक अजलान को। तुमने भी झूठ बोला था अजलान शाह। डीआईजी को पता चला था फरदीन ने एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी जो सुल्तान के चुंगल में थी, जिसके कारण मारा गया वो। अब मुझे एनओसी दे, मेरा जाना ज़रूरी है, अजलान शिद्दत से बोला। सॉरी, ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि मैं पहले ही ओके करके फॉरवर्ड कर चुका था सब कुछ। सारा मसला ऊपर से हो रहा है अजलान शाह, यकीन करो मेरा। डीआईजी ने अपने होनहार ऑफिसर को सफाई दी। सर आखिर किसके कहने पे हो रहा है ये सब? यकीन माने ये वही शख्स है जिसकी सपोर्ट पर ड्रग्स पाकिस्तान की यूथ की रगों में उतारी जा रही है, अजलान ने साफ लहजे में यकीन से कहा। अजलान समझने की कोशिश करो, हाथ बंधे हुए हैं हमारे, ऊपर के लोगों के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, मजबूरी है, डीआईजी ने कहा तो वो शिकस्ता कदमों से वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद उसने वलीद को कॉल की जो उसके अगले ऑर्डर का वेट कर रहा था। वलीद शाह तुम वापस आ जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल पर शिकस्ता लहजे में वो बोला था वलीद शाह से। प्लीज़ अजलान, तुमने उम्मीद दिलाई थी कि महानूर मिल जाएगी, ऐसे तो मत करो, मुझे महानूर चाहिए मेरी, वो कुर्ब से बोला। उसके लहजे का कुर्ब अजलान शाह ने शिद्दत से महसूस किया उस लम्हे। कितने बेबस थे दोनों एक ही लड़की को बचाने के लिए। उस लम्हे उसे शदीद नफ़रत महसूस हुई थी अपनी माँ से, जो खुद तो फ़ौरन में बैठी मज़े कर रही थी और महानूर को किस अज़ाब में डाल गई थी। वो फ़ैसला कर चुका था उसी लम्हे कि अब उस औरत का क्या करना है, क्योंकि अब ज़रूरी था कि आसमान की बुलंदियों से उस औरत को पाताल में गिराया जाता। ये काम वो आसानी से कर सकता था और अब ये करने का पक्का फ़ैसला कर भी चुका था। वलीद, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। तुम शाह हवेली के बड़े बेटे हो, तुम्हें कुछ हुआ तो ताया जान नहीं रह पाएंगे जिंदा, अजलान शाह ने दांत पीस कर कहा। प्लीज़ अजलान, मुझे एक कोशिश तो करने दो। और वलीद ने शिद्दत से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। समझने की कोशिश करो यार, हमारा इतना बड़ा ट्रेनर मारा गया, सोचो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। पागल मत बनो, वापस आओ। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह एनओसी मिल जाए, मैं खुद जाऊँगा वहाँ मानूर को लेने। अजलान शाह के आखिरी लफ्ज़ों में मायूसी थी। जानता था उसे बाहर मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। यही तो असल साजिश थी उसे रोकने की, ताकि वो असल मुजरिम ना पकड़ सके। सर आपने देखा उस होटल के कमरे में हमारे जाने के बाद ये आदमी सबसे पहले पहुंचा था। इसकी बेचैनी देखने से पता चलता है ये जिस काम के लिए आया था वो हुआ ही नहीं। देखने के लायक है इसकी शक्ल। सारिम जो सुल्तान का ख़ास मुलाजिम था वो बोला सुल्तान से। स्क्रीन पर एक खुश शक्ल आदमी की तस्वीर दिखाते हुए वो बता रहा था।
उस वक्त वो मेंशन के उस कमरे में थे जहाँ से पूरे महल की सिक्योरिटी देखी जा सकती थी। साथ ही दूसरा कमरा था जो कॉन्फ्रेंस रूम की तरह बना था, जहाँ खास मीटिंग्स की जाती थी या डिस्कस करना होता कुछ तो वो डिस्कस किया जाता। ये तस्वीर गार्ड्स को दिखा दो, अगर मेंशन के आसपास भी नजर आए तो गोली से उड़ा दें उसी वक्त। सुल्तान ने एक लम्हे में हुक्म दिया था। वैसे इसका नाम क्या है, कौन है ये और क्यों आया यहाँ? सुल्तान ने कई सवाल एक साथ पूछे थे। सर मैंने भेज दिया तस्वीर इसकी, पता चल जाएगा कुछ ही देर में, सारिम ने कहा। वो खड़ा था जबकि सुल्तान बड़े से सोफे पर फैल कर बैठा था। सुल्तान हराम मशरूब मुंह से लगाता लुत्फ अंदोज हो रहा था। सारिम उसे डिटेल्स दे रहा था कि पाकिस्तान में किस तरह उनका सबसे बड़ा गिरोह पकड़ा गया और उस एसएसपी ने पकड़ा था। बघौर वो उसे देखते बोला, वैसे उस एसएसपी को पता ही नहीं कि वो कभी फौरन आ भी नहीं सकता जब तक मैं न चाहूँ। सुल्तान ने मकरू हंसी हंसते कहा, सर उस एसएसपी का क्या करना है, पाकिस्तान हमारा सेंटर है, सबसे बड़ा गिरोह पकड़वा दिया उसने। सारिम फिक्रमंदी से बोला, थोड़ा उछलता है तो उछलने दो, फिर मज़ा आएगा मारने में। सुल्तान पर हाथ मारने से पहले अपने आस्तीन के सांपों को तो कुचलें, फिर सुल्तान तक पहुंचेंगे ये लोग। उनकी खुद की आस्तीन में इतने सांप हैं कि जिनको मारते मारते खुद जहरीले होकर मर जाएंगे ये लोग। सुल्तान तक उनकी पहुंच नामुमकिन है सारिम। सुल्तान मगरूर लहजे में बोला, यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने मुअद्दब लहजे में कहा। कुछ देर बाद सारिम ने आकर सुल्तान को बताया कि ये वलीद शाह है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पाकिस्तान के अलावा अरब मुल्कों में इसका बिजनेस फैला हुआ है, इंतहाई शरीफ किस्म का आदमी है। मालूम करो इसका उस लड़की से क्या ताल्लुक है। सुल्तान का इशारा महानूर की तरफ था। ओके सर, सारिम ने कहा और सुल्तान उठ खड़ा हुआ रेड रूम में जाने के लिए, जहां महानूर उसका इंतजार कर रही थी सच संवर कर।